उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव रतनपुर। यहाँ ठंड मौसम नहीं, एक जल्लाद बनकर आती है। कोहरा इतना घना कि सूरज भी रास्ता भूल जाए। लोग कहते हैं इस गांव में जो एक बार सो गया वो फिर तभी उठता है जब 4 कंधे तैयार हों। लेकिन इस साल कोहरे ने सिर्फ लाशें नहीं बिछाईं, उसने एक ऐसा राज दफन किया जिसने पूरे गांव की रूह कपा दी। बहू, चिंटू को वो फटी हुई रजाई और उड़ा दे। इसके होंठ नीले पड़ रहे हैं, जैसे इसके शरीर का खून जम रहा हो। बाबूजी, रजाई में रुई कम और छेद ज्यादा है। वो हवा को रोकती नहीं, उसे शरीर के अंदर खींचती है। चूल्हे की राख भी सफेद पड़ गई, लकड़ियां गीली हैं, आग नहीं सिर्फ दम घोटने वाला धुआं दे रही हैं। माँ, भूख नहीं लग रही, बस शरीर बहुत भारी हो रहा है। बहुत गहरी नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? नहीं बेटा, खबरदार जो आंखें मूंदी। इस ठंड में जो सो गया वो सीधा भगवान के पास जाकर जागता है। जागता रहे मेरे लाल। रुक बहू, तू इसे लोरी सुना, इसे थपकियां दे, पर सोने मत देना। मैं अभी आता हूं। सुना है प्रधान की हवेली पर सरकारी ट्रक खड़ा है, कंबलों से लदा हुआ। वो कंबल हम गरीबों के हक के हैं, सरकार ने भेजे हैं। मैं अपना हक लेकर आता हूं। अगर मैं यहां बैठा रहा तो चिंटू सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। लक्ष्मी। बाबूजी, मत जाइए। बाहर कोहरा नहीं, सफेद मौत नाच रही है। और प्रधान, वो इंसान नहीं है। पिछले साल सूखे के वक्त भी उसने सरकारी अनाज के कट्टे अपने हवेली के पिछवाड़े से ऊंचे दामों में बेच दिए थे। वो हमें कुछ नहीं देगा। मरने के 2 ही रास्ते बचे हैं, एक यहाँ चूहे की तरह घुट घुट कर, और दूसरा अपने हक के लिए लड़कर। मैं लड़कर मरना चुनूंगा। माधव निकल पड़ा, नंगे पैर, फटी चप्पलें और सीने में अपने पोते की जान बचाने की आग। पर उसे क्या पता था कि गांव के रक्षक ही भेड़िए बन चुके हैं। माधव अंधेरे का चीरता हुआ सरकारी गोदाम के पीछे पहुंचा, जहां सन्नाटे में साजिश की फुसफुसाहट गूंज रही थी। अबे ओ शेरा, हाथ जल्दी चला। हाथ की खाल उतर जाए पर काम ना रुके। कोहरा छटने से पहले ये गाड़ी शहर की मंडी पहुंच जानी चाहिए। एक कंबल की कीमत 500 है, और अगर कश्मीरी ऊन का ठप्पा लगा दिया तो 800 से कम में बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रधान जी, सुबह जब गांव वाले जागेंगे तो क्या कहेंगे? सबको खबर है कि सरकारी ट्रक आया है। कह देंगे कि डाकुओं ने ट्रक लूट लिया या रास्ते में खाई में गिर गया। वैसे भी इस ठंड का कहर देख रहे हो, आधे गांव वाले तो सुबह तक खुद बोलने लायक नहीं बचेंगे, और जो बचेंगे उन्हें 2-2 किलो सड़ा हुआ गेहूं थमा देना। कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए चुप हो जाएंगे। हुजूर, वो कोली बस्ती के लोग गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे उनके बच्चे ठंड में जम रहे हैं, उनके लिए एक-एक कंबल बांट दो। मरने दे। जितनी आबादी कम होगी उतना ही विकास का ढिंडोरा पीटेंगे। ये कंबल गरीबों की हड्डियों को ढकने के लिए नहीं, मेरी तिजोरी की गर्मी बढ़ाने के लिए आए हैं। सच कहते हैं प्रधान जी, ये रतनपुर का कोहरा भी कमाल की चीज है। इसके अंदर सब कुछ छुप जाता है, गुनाह भी और लाशें भी। अंधेरे के पीछे खड़े माधव के सब्र का बांध टूट गया। डर और गुस्से के बीच उसके फेफड़ों ने जवाब दे दिया, और अचानक कौन है? कौन है वहां? कालिया, देख कौन सा चूहा अपनी मौत ढूंढने बिल से बाहर निकला है। कालिया और शेरा माधव को पकड़कर प्रधान के सामने खड़ा करते हैं। माधव की आंखों में डर नहीं, बल्कि अपने पोते को खोने का खौफ है। माधव, तू तो बड़ा शरीफ बनता था, फिर आज इस काली रात में चोरों की तरह मेरे गोदाम की दीवारों को क्यों सूंघ रहा है? चोर नहीं हूं प्रधान जी, लाचार हूं। सरकारी गाड़ियों को यहाँ रुकता देखा तो उम्मीद जाग गई। सुना है इन ट्रकों में गरीबों की जान बचाने वाली गर्माहट आई है। साहब, मेरा पोता चिंटू नीला पड़ गया है। वो अब रोता भी नहीं है, बस कराहता है। उम्मीद? माधव, उम्मीदें महलों में अच्छी लगती हैं, झोपड़ियों में नहीं। ये जो ट्रक खड़े हैं ना, ये मेरी किस्मत के ताले हैं। शहर के बड़े बाबू को इनका इंतजार है। एक कंबल की कीमत 500 है, और मेरे पास 5000 कंबल हैं। गणित समझता है? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपयों में आप क्या खरीदेंगे साहब? सोना, गाड़ियां?
पर मेरे बच्चे की एक सांस की कीमत क्या उससे कम है? सरकार ने ये हमारे नाम पर भेजे हैं, उस पर चिंटू का भी हक है। खुदा के लिए एक टुकड़ा दे दीजिए, फटी हुई चादर ही दे दीजिए। सरकार बहुत दूर है माधव, और मैं बहुत पास। यहाँ मेरा कानून चलता है। अगर तुझे एक कंबल दिया तो कल पूरा गांव कटोरा लेकर खड़ा हो जाएगा। कालिया, इसे धक्के देकर बाहर निकाल। और सुन, अगर कल तक ये जिंदा बचा तो इसे पुलिस के हवाले कर देना, चोरी के इल्जाम में। बद्दुआ नहीं दूंगा साहब, बस इतना कहूंगा, जिस दिन आपकी रूह कांपेगी उस दिन इन कंबलों की गर्माहट भी आपको सुकून नहीं दे पाएगी। मेरा बच्चा अगर आज सो गया तो कल आपकी नींद भी उड़ जाएगी। माधव खाली हाथ लड़खड़ाते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ भागता है। कोहरे के कारण उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था, पर चिंटू का चेहरा उसे रुकने नहीं देता। जैसे ही वो झोपड़ी में घुसता है, देखता है कि लक्ष्मी पत्थर की मूरत बनी बैठी है। बहू, ओ बहू, देख मैं आ गया। ओह, वो प्रधान बहुत पत्थर दिल है लक्ष्मी। मैंने पैर पकड़े, गिड़गिड़ाया, दुहाई दी, पर उसने एक टुकड़ा भी नहीं दिया। उसे कंबल में रुई नहीं, नोट दिख रहे थे। लक्ष्मी कोई जवाब नहीं देती, वो बस चिंटू की ओर एकटक देखती रहती है। माधव घबराकर चिंटू के पास खड़ा हो जाता है। तू फिक्र मत कर लक्ष्मी, मैं अपनी ये पुरानी फटी धोती भी इसके ऊपर डाल दूंगा, अपनी चमड़ी उधेड़ कर इसे ढक दूंगा। चिंटू, ओ चिंटू बेटा, देख दादा आ गया। आंखें खोल लाडले, देख मैं तेरे लिए अपनी गर्मी लाया हूं। तू बस एक बार मुझे दादा बोल दे। माधव कांपते हाथों से चिंटू के गालों को सहलाता है। अचानक उसके हाथ ठिठक जाते हैं। माधव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये इतना ठंडा क्यों है लक्ष्मी? आग क्यों नहीं जल रही इसके शरीर में? लक्ष्मी, कुछ बोलती क्यों नहीं? तूने इसे सहलाया क्यों नहीं? बाबूजी, आग तो बहुत पहले बुझ गई। जब आप प्रधान के सामने हाथ फैला रहे थे, तब यहाँ ये बच्चा अपनी आखिरी सांसें समेट रहा था। मैंने इसके हाथों को अपने सीने से लगाया, अपनी सांसों की गर्मी देना चाही, पर कुदरत को इसकी मासूमियत पर तरस नहीं आया। झोपड़ी की कच्ची दीवारों के बीच लक्ष्मी की आवाज किसी सूखे पत्ते के टूटने जैसी थी। माधव के कानों में वो शब्द किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इतना क्रूर नहीं हो सकता। मैं हार गया बहू। मैं एक बाप, एक दादा होने के नाते हार गया। मैं अपना हक नहीं छीन पाया। मेरी गरीबी ने मेरे बच्चे का गला घोंट दिया लक्ष्मी। ये ठंड से नहीं मरा, ये मेरी लाचारी और उस प्रधान की हैवानियत से मरा है। बाबूजी, आपने ही तो कहा था ना कि जो इस जानलेवा ठंड में सो जाता है वो सीधे भगवान के पास जाकर जागता है। देखिए, हमारा चिंटू कितना सुकून से सो गया है। अब इसे ना कंबलों की जरूरत है, ना आपकी फटी चादर की। इसे अब कभी ठंड नहीं लगेगी बाबूजी, कभी नहीं। बाहर बर्फीली हवाएं अब भी शोर कर रही थीं, लेकिन झोपड़ी के भीतर एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था जिसकी चीख किसी भी तूफान से ज्यादा भयानक थी। सुबह कोहरा छटता है। प्रधान की गाड़ियां शहर की ओर निकल रही होती हैं। तभी गांव के बीचों बीच लोगों की भीड़ दिखती है। बलवंत सिंह गाड़ी रोककर बाहर आता है। सामने माधव खड़ा है। उसकी गोद में चिंटू का छोटा सा शरीर है, जो सिर्फ एक फटी हुई बोरी में लिपटा है। उसके पीछे पूरा गांव खामोश खड़ा है। अरे, ये क्या भीड़ लगा रखी है? हटो यहाँ से, ट्रक लेट हो रहे हैं। ये भीड़ तमाशे की नहीं है प्रधान जी, ये आपके विकास की बलि है। आप कंबल बेचने जा रहे थे ना, जाइए, पर याद रखिएगा, शहर की मंडी में आप सिर्फ ऊन नहीं, मेरे बच्चे का कफन बेच रहे हैं। साहब, रात भर ये बच्चा कंबल कंबल रटता रहा। इसे लगा था कि प्रधान दादा इसके लिए सूरज भेजेंगे, पर आपने तो सूरज ही बुझा दिया। ले जा बलवंत, इन कंबलों को मंडी में बेच और अपने बेटों के लिए रेशम खरीदना। पर याद रखना, जब तू उन्हें ओढ़ाएगा, तुझे इस बच्चे की ठंडी देह याद आएगी। बलवंत सिंह की नजरें चिंटू के खुले हुए पैरों पर पड़ती हैं,
जो ठंड से मुड़ चुके हैं। अचानक उसे अपने खुद के पोते का चेहरा याद आता है, जो घर में हीटर के सामने सो रहा होगा। उसके हाथ कांपने लगते हैं। माधव, मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मैं चिंटू के क्रियाकर्म के लिए पैसे देता हूँ। इन रुपयों को अपनी आंखों पर रख लीजिए प्रधान जी, ताकि आपको सच दिखाई न दे। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। आज रतनपुर का हर घर ठंडा रहेगा, क्योंकि हमारे कलेजे की आग बुझ गई है। माधव के शब्द पत्थर की लकीर बन गए थे। बलवंत सिंह, जो खुद को रतनपुर का भगवान समझता था, आज एक मरे हुए बच्चे के सामने बौना नजर आ रहा था। माधव, रुक जा, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी आंखों पर लालच की जो पट्टी बांधी थी, उसने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे लगा था कि मैं सिर्फ कंबल बेच रहा हूं, पर मैं तो अपनी इंसानियत का सौदा कर रहा था। माफी मांगने से क्या ये शरीर फिर से गर्म हो जाएगा? क्या चिंटू फिर से दादा कहकर मेरी उंगली पकड़ेगा? प्रधान जी, आपने सिर्फ एक बच्चा नहीं मारा, आपने इस गांव का भरोसा मार दिया है। मैं अपराधी हूं माधव। इन फटे हुए पैरों की कसम, मुझे अपनी दौलत पर नाज था, पर आज ये दौलत मुझे काट रही है। आज इस गांव का कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग बिना कंबल के नहीं सोएगा। ये कंबल दान नहीं है, ये मेरा प्रायश्चित है। अब इन कंबलों की गर्माहट से क्या होगा साहब? चिंटू को तो मिट्टी की चादर मिलने वाली है। जब उसे जरूरत थी तब आप हिसाब कर रहे थे, अब जब वो चला गया तो आप भंडारा खोल रहे हैं। बेटी, मुझे सजा दो, पर इस पाप का बोझ लेकर मुझे जीने मत दो। माधव, तूने कहा था ना कि मेरी रूह कांपेगी। आज मेरी रूह बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। मैं घोषणा करता हूँ, ये गोदाम, ये ट्रक और मेरी हवेली का एक हिस्सा अब से गांव के अस्पताल और रैन बसेरे के लिए होगा। मैं अपनी सारी कमाई इस गांव के बच्चों के नाम करता हूँ, ताकि फिर कभी किसी चिंटू को ठंड की बलि न चढ़ना पड़े। प्रधान जी, चिंटू तो चला गया, पर शायद उसकी मौत ने आपकी सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। अगर आज के बाद रतनपुर में कोई बच्चा ठंड से नहीं ठिठका, तो मैं समझूंगा कि मेरा पोता मरा नहीं बल्कि अमर हो गया। उस सुबह सूरज तो निकला, पर उसकी रोशनी में चमक सोने की नहीं बल्कि प्रायश्चित के आंसुओं की थी। कंबलों के ट्रक खुल गए, लकड़ियां जल उठीं। लेकिन रतनपुर के इतिहास में वो रात हमेशा सफेद मौत की रात के नाम से दर्ज रही। बलवंत सिंह बदल गया, पर उस बदलाव की कीमत एक मासूम की जान थी। रतनपुर की इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ है, तो ऐसी ही और भी दिल दहला देने वाली और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।